आप तमाम की तवज्जो एक यूनानी नज़रिए की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं चंद मिसालें पेश करूँगा। उम्मीद है आप बागौर सुनेंगे। तसव्वुर कीजिए कि आपके मतलब में एक मरीज़ आई और वो आपसे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा सुना है कि यूनानी तिब में डायबिटीज़ का बड़ा अच्छा इलाज होता है, यहाँ तक कि वो रिवर्स भी हो सकती है। ऐसे हालात में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या आप उसे कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन लिख के देंगे, या फिर आप किसी सीनियर को फ़ोन करके उसके मुजर्रबात पूछेंगे, या फिर आप उसको बोलेंगे नहीं कल और मैं किसी किताब का मुताला करता हूँ फिर तुझे कुछ दूंगा? तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमसे पॉसिबल नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसी सूरत में सबसे पहले डायग्नोसिस करना चाहिए। अब आप कहोगे कि वो तो ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका है, उसको डायबिटीज़ है, अब बचा ही क्या उसके अंदर? तो उसके अंदर बहुत कुछ बचा है जिसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी अदना कोशिश है। तो सबसे पहले आपने उसे डायग्नोसिस करना चाहिए, लेकिन ये जो डायग्नोसिस होगा वो यूनानी नुक्ते नज़र से होगा, किताबों के हवाले से होगा, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो मंतिक होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायग्नोसिस जो है वो हमेशा मंतकी होना चाहिए। किताबों की रहनुमाई तो बेशक यानी उसका तो कोई बदल हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर हम मंतकी तशखीस करने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि मरीज़ा का इटियोपैथोजेनेसिस क्या है। इस इटियोपैथोजेनेसिस को जानने के लिए हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, यानी हिस्ट्री से ही हम डायग्नोसिस करने वाले हैं। तो इस मरीज़ा में, पर्टिकुलर मरीज़ा में, हम जो डायबिटीज़ की हम उसकी अगर हिस्ट्री लेंगे तो वो कहेगी कि आज से 3 महीने पहले हिस्टेक्टोमी का, और उसकी वजह ये रही कि ब्लीडिंग हो रही थी इसलिए हिस्टेक्टोमी करना पड़ी। अब इसको थोड़ा सा हम यूनानी नुक्ते नज़र से अगर समझेंगे तो हमको ये समझेगा कि वो जो ब्लीडिंग हो रही थी वो इसलिए हो रही थी कि खून के अंदर गैर तबई हरारत बढ़ गई थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया कि मैनुअली एलोपैथी वालों ने उसको ट्रीट करने के लिए उसका यूटेरस निकाल दिया, यानी हिस्टेक्टोमी कर दी। अब वो जो गैर तबई हरारत थी वो जिसमें जमा होना शुरू हो गई, क्योंकि आपने जो तबीयत मुदब्बिरा बदन उसको निकाल रही थी, आपने उसका रास्ता रोक दिया। अब तबीयत उस मादे को मुंतकिल करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। तो ये जो गैर तबई हरारत है ये जमा हो के फिर मुंतकिल होगी, और फिर जिस्म में ऐसे उज़ू के पास जाएगी जो ज़ईफ़ हो। ज़ौफ़े आज़ा के जो असबाब है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में यहाँ इस केस में ये हुआ कि ये जो गैर तबई हरारत का मादा था वो इतना ज़्यादा जमा हो गया और फिर मुंतकिल हुआ, और जिसमें अगर पैनक्रियास में ज़ौफ़ था तो इस गैर तबई मादे ने उसको जला दिया। यहाँ पे एहतराक का अमल हुआ। लिहाजा इस वाली डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस होगा वो एहतराक होगा। चूँकि मेरा ये मानना है और इसका रेफरेंस भी है कि हर मरीज़, जिस तरह इंसान की हाथ की लकीरें जो है वो अलग अलग होती हैं, उस तरह हर मरीज़ अलग होता है। इसीलिए मंतक की जो मैं बात कहते रहता हूँ कि मंतक की बिना पर ही तशख़ीस होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में ये मान लिया गया, जैसे कि मैंने बताया, हिस्ट्री की बिना पर या इटियोपैथोजेनेसिस की बिना पर कि ये एहतराक का मादा है। अब उसकी तादील लगेगी। अब इसके लिए फिर रेफरेंस क्या है? तो हुमा मुहर्रिका जो अल-क़ानून फ़ी तिब में बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है, सफ़ा नंबर 1179 पर यह बात कही गई है कि वहाँ पर सर्द खुश्क दवाओं का इस्तेमाल करना है। और एक बड़ा अच्छा जुमला उसके बाद लिखा गया है कि खुश्की की इस्लाह करते वो काम करना है। फिर वहाँ पे एक यानी इल्मी बहस हो जाती है कि उन्होंने उसकी इस्लाह के लिए ज़ाफ़रान यानी गर्म खुश्क दवा क्यों इस्तेमाल की, वो एक अपनी किस्म की बहस है। लेकिन जहाँ हम ये समझ जाते हैं कि ये एहतराक है, तो फिर आग लगी है, तो सबसे बेहतर हम उसको किस तरीके से बुझाएंगे? हम वहाँ पर मिट्टी डालेंगे, यानी सर्द खुश्क कैफियत से काम करेंगे। इलाज बिलजिद के एतबार से यहाँ पर सर्द तर कैफियत से हमने इलाज लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे मंतकी एक्सप्लेनेशन उसका ये है कि अगर आपने उस पर पानी डाला, आग है ना वो, उस पर पानी डाला तो फिर अबखारे उठेंगे, और ये अबखारे फिर ब्रेन में जाके बहुत कुछ करते हैं, पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे मिट्टी डालेंगे। तो वहाँ पर फिर कुछ काफुर वगैरह का जिक्र आया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में ऐसे तमाम केसेस जिनकी डायग्नोसिस अहराक या एहतराक होती है, वहाँ पे तपे महरिका के उसूल पर इलाज करता हूँ मैं। और उसके लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है कुश्ता अलमास, यानी हीरे का कुश्ता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की वजह है, हर चीज़ के पीछे वजह है। और जैसे मैं कहता हूँ कि देयर शुड बी 1000 रीजंस बिहाइंड राइटिंग अ सिंगल मॉलिक्यूल, वो हमारे जहन में होने को ना।
तो यहाँ पर रीजन ये भी है, सर्द खुश्क तो है वो, दुनिया की सबसे ज्यादा सर्द खुश्क चीज जो है वो हीरा है, सबसे ज्यादा सख्त है ना वो, इसलिए सबसे ज्यादा सर्द खुश्क। दूसरा वो हरारत गलीजी को बढ़ाता है। तो ये डुअल फंक्शनिंग है, और वहां पर हमको कुव्वत गाजिया को भी डील करना है असल में, इसलिए उस नजरिए से भी वहां पर मिलाया। मुनासिब बदरके से मैं ये करता हूं कि जो इत्रिफल शातरा है उसके जो कंटेंट है उसके साथ ये देता हूं, क्योंकि वो एहतिराक पर काम करता है। तो वो दवाए बदर का हो गई, जुज़ो खास कुश्ते अलमास यानी हीरक भस्म या वज्र भस्म जिसे कहते हैं वो हो गया। अगर इस मादे की तादील यहाँ पर नहीं की गई, यानी अगर हमने उसको वो मेडिसिन नहीं दी और वो जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसी पर चलता रहा, तो फिर क्या होगा कि ये एहतिराकी मादा और मुंतकिल होगा और दूसरे आज़ा को जलाने लगेगा, जैसे कि डीमाइलिनेशन ऑफ शीथ में होता। वहां पर अक्सर देखा होगा, मैंने देखा है 35 साल का मेल पेशेंट, उसको डायबिटीज भी है और डीमाइलिनेशन ऑफ शीथ भी इतनी जल्दी हो गया। तो वहां पर जो भी एक्यूट कंडीशन रहती, बहुत जल्दी एब्रप्ट चेंजेस जो आते वो गैर तबई सफरा से आते, इसलिए एहतिराक मानकर उसके उसूलों पर इलाज करना चाहिए। ये हो गई एक कंडीशन। अब चलिए एहतिराक का डायग्नोसिस कर लिया हमने। अब अगला मरीज आया, वो है मेल पेशेंट, वो आपके पास आके कहता है कि मुझे भी डायबिटीज है। अब इसको भी क्या हम वही नुस्खा देंगे? यहां पर भी हम उसका, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि डायग्नोसिस करेंगे, और डायग्नोसिस करने के लिए इटियोपैथोजेनेसिस जानेंगे, कैसे उसको वो बीमारी हुई। इस पर्टिकुलर केस में यानी वो जो मेल पेशेंट है उसमें ये होता है कि ये जो मरीज है ये सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, क्योंकि वो बैंकर है, वो कहता है कि मैं बैंक में बैठता हूँ। फिर आपने और उससे पूछे कि भाई क्या और मजीद अलामतें हैं, तो वो बोलता है कि शुरुआत ऐसी हुई कि मुझे बार बार पेशाब को जाना पड़ता था, उसके बाद मुझे डायबिटीज हुई। तो ये इटियोपैथोजेनेसिस है, ये हमको बताता है कि ये क्या है। तो इससे हमको जो बात निकलेगी, ये जो है ये वर्म बारिद है, ब्रूदक की वजह से ये हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में फिर ट्रीटमेंट चेंज होगा। यहाँ पे जवारी से जालिनोस, माजुन दबिदुल वर्द, इनका रोल आ जाता है। फिर पहले केस में कुश्ते अलमास इत्रिफल शातरा के साथ दिए थे, और वहां पर फिर कुव्वत गाजिया को कंट्रोल यानी उसकी इस्लाह के लिए या उसको ताकत देने के लिए हम माजुन दबिदुल वर्द वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट बदलता है। मसला यही है कि हर बार जो मुजरबात लोग बताते हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुजरबात के साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि हर मुजरब नुस्खे की या हर नुस्खे की एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसी कंडीशन में वो इस्तेमाल होता है। अगर आप उस कंडीशन से हटाकर उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर अक्सरी नुस्खे भी फेल होने लगते। तो हमेशा हमको कंडीशन देखना है, और वो सब कुछ जो मिलेगा वो हमें मरीज की जो इटियोपैथोजेनेसिस है या जो हिस्ट्री है उसकी बिना पर मिलेगा। अब ये मादा, चूंकि मैंने कहा कि मादा जमा हुआ और फिर मुंतकिल हुआ, अगर इसने डायबिटीज नहीं पैदा किया, जो दूसरा हमारा केस है फर्ज जो वर्म बारिद का मादा है, ये आगे जाकर आपको हो सकता है कि वो अगर यानी गॉल ब्लैडर में ज़ौफ हो तो वहां पर गॉल ब्लैडर स्टोन पैदा कर दे। क्यों? क्योंकि सुद्दे की जो अलामतें हैं, जो असबाब हैं, उसमें मजारी का तंग होना ये कहा गया है, ब्रुदत होना ये कहा गया है, वर्म होना कहा गया है। अब यहाँ पे तो वर्म बारिद है, तो जिसमें सबसे ज्यादा जो सुद्दे बनते हो, चाहे वो डीवीटी हो, चाहे वो इन्फेक्शन वगैरह के जो केसेस हैं वो हो, या गॉल ब्लैडर स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, ये सब वर्म बारिद से होते हैं। और यहाँ इसकी जो मेन वजह है वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है। यही बात हमारे तिब में कही गई है कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से वर्म बारिद होता है। और वो जो पहला केस था हमारा, वहां वो बैंकर था, वो बैठा था, इसलिए उसे वर्म बारिद धीरे धीरे वर्म बारिद है ना, वो धीरे धीरे डेवलप होगा और फिर उसके बाद वो चीजें हो जाएगी। तो इस तरह दो ही केसेस अक्सर हमें पास आते हैं। अब इस मादे का जो जाहिर होना है वो अलग अलग जगह हो सकता है। जो भी ज़ईफ उज़ू है वहां पर वो मादा एक्सप्रेस होगा और उसके हिसाब से उसके इटियोपैथोजेनेसिस होगी। इसकी दो मिसालें मैंने यहाँ पे सामने रखी है। ये जो केस है ये ब्लड कैंसर का है, अभी प्रूफ की बात हो रही थी असल में, तो इसलिए ये प्रूफ मैं साथ में लेके आया था। ब्लड कैंसर है, फिस्ट से किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो सेल्स है वो 198 है आउट ऑफ 200। और फिर मैंने जब ट्रीटमेंट दिया इसको एहतिराक के उसूल पर, और यहाँ पे कुछ तय अलमास का इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ। तो देखिए ट्रीटमेंट मैंने 15 दिन दिए थे, उसके बाद उन्होंने निकाली है ये, तो 6 पर आ गए हैं वो सेल, अगर आपको दिख रहा होगा तो बीच में देखिए ये था एहतिराक। ये जो केस है ये गॉल ब्लैडर स्टोन का है, जो मैं वर्म बारिद बोल रहा था। तो ये वर्म बारिद 2 गॉल ब्लैडर स्टोन है। अब वहां पे ऑपरेट की बात हो रही थी, बगैर ऑपरेट के सिर्फ वर्म बारिद के उसूल पर अगर इलाज किया जाए तो ये भी काम होता है। बस ये देखना है कि वो एक्सप्रेस कहां पर हो रहा। ये देखिए ये आफ्टर ट्रीटमेंट, वो नो एविडेंस, ठीक है, वो भी एविडेंस आ गया। तो इस तरह 2 कैफियत होती है,
कुल मिलाकर ये जो सारा गेम है जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे वो है इम्तला का, यानी मादा जमा हो रहा, फिर मुंतकिल हो रहा, फिर एक्सप्रेस हो रहा। ये हर पेशेंट में हमने देखना चाहिए, क्योंकि आजकल सीधे यानी सुए मिजाज सादा के मरीज नहीं मिलते हमको, हर कोई जो मिलता है वो सुए मिजाज मुरक्कब मादी का ही मरीज है। दूसरा वजह है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से वर्म बारिद भी होता है और जिसकी वजह से सब हो रहे। और इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये जरूर देखना चाहिए कि वो मादा कहां से आ रहा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई गॉल स्टोन का आप ट्रीटमेंट इतना, मैं तकरीबन 1000 केसेस कर चुका हूं गॉल स्टोन के, तो आप कैसे कर पाते हैं ये सब? तो उनके लिए जवाब है कि जहां पर वो मादा जहां से आ रहा, पहले तो वहां पर वो जमा हुआ था, तो जहां जमा हुआ था वहां पर देखो, खासतौर से फीमेल पेशेंट में जिनको वर्मे रहम है या पीसीओडी की शिकायत है, उनमें मादे मुंतकिल होकर अलग अलग जगह एक्सप्रेस होते रहते हैं। हो सकता है कि वो मादा सीएडी कर दे, यानी आपको जब मरीज आएगा तो आपके पास सीएडी वाला मरीज रहेगा हो, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन वाला रहेगा, या किडनी स्टोन वाला रहेगा। और अल्लाह की कसम, जब तक आप उसका यानी अगर फीमेल पेशेंट है तो जब तक उसको मुदीर हैज दवा देके उस मादे का इकरार नहीं करा देते, वो जो पत्थर है इवन सिंपल किडनी स्टोन 1 mm भी हलेगा नहीं। तो ये था वो सब कुछ। मसला ये हुआ है कि ये जो इम्तला है शायद तो उसकी तरफ इतना हमने फोकस नहीं किया। तो ये जो इम्तला है इसको कोविड ने भी बड़ा अच्छे से साबित किया है। कोविड में भी ये हो रहा था कि वो जो मादा है एहतराक का मादा था और मुंतकिल हो रहा था। अभी बीच में ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो रही थी कि भाई कोविड की बात वो जल गया, उसके लिए रीजनिंग उन्होंने की कि स्टेरॉइड इस्तेमाल हुए, जो भी उन्होंने रीजनिंग की, लेकिन एक रीजन उसमें ये भी था कि वो एहतराक का मादा था। जिस मरीज के जोड़ों में ज़ौफ होगा वहां पर वो एक्सप्रेस हुआ और उसको उसने जला दिया। यहाँ पे भी उसूल इलाज वही रहेगा। तो जितने भी ऐसे केसेस आते हैं जो एक्यूट कंडीशन में रहते हैं, आपको ये देखना है कि वो एहतराक है या वो किसी और वजह से है। इसी तरह श्रिंक किडनी का, जैसा एहतराक का मैंने केस किया, उसी में बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको श्रिंक किडनी है, उनको अगर फीवर की हिस्ट्री है तो वो एहतराक की वजह से श्रिंक किडनी हुई। अब देखिए ब्यूटी ऑफ तिब यहां पर आती, एक का एलोपैथिक डायग्नोसिस दोनों का सेम है, श्रिंक किडनी। हमारा दोनों का डायग्नोसिस डिफरेंट है, एक का यबूसत है, एक का एहतराक है। इसी तरह पहले केस में जो मैंने अर्ज किया, दोनों का डायबिटीज एलोपैथिक डायग्नोसिस सेम था, दोनों को डायबिटीज थी, लेकिन हमारा डायग्नोसिस दोनों का डिफरेंट था, एक का एहतराक था, एक का वर्म बारिद था। तो हर कंडीशन में मेरी ये गुजारिश है आप तमाम से कि उसकी हिस्ट्री लीजिए और वहां से समझिए कि क्यों हुआ वो, और उमूर तबैया यही तो था जो हमने समझना चाहिए था। और इसी की बिना पर यानी उमूर तबैया की बुनियाद पर फिर हर आज़ा के एतबार से वो डिजीज ली गई और उसको वैसे वैसे बयान किया गया है, जो हम देखते हैं शरह अज़बाब वगैरह जो हमारी किताबें हैं उसके अंदर। तो ज़रूरी है कि इसका मतलब ये निकला कि जो हुक्मा है उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को समझा था, उसके बाद फिर उन्होंने वो किताबें लिखी थी, उसमें कयास और तजुर्बा शामिल है। बेशक उनके तजुर्बे से कोई इनकार नहीं, लेकिन आज के ज़माने में चूंकि इतने वर्सटाइल हो गए हैं मरीज भी और इतने सारे असबाब आ गए हैं जिस्म के अंदर, तो ज़रूर देखिए कि उसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है और उसी की बिना पर मेहरबानी करके उसको ट्रीटमेंट दीजिए, वरना मुजरबात के चक्कर में हो रहा है कि तिब बड़ी बेदर्दी से बदनाम हो रहा है। तो इसलिए गुजारिश है आपसे कि हम हमारे किसी अमल से तिब के बदनाम होने का जरिया ना बने और उसकी तशखीस कीजिए। खुदा हाफिज।